जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 17 है, बीएसएससी इंटर लेवल का। इससे पहले 16 सेट नंबर अपलोड है। दोस्तों, यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखें, उसके बाद इसे भी देख लें। यदि आप लोग देखे हैं तो उसे रिवाइज कर लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो एसपीडी का करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में मैं अपलोड कर चुका हूं। पूरे साल भर का वन लाइनर अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं, करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। और मैं एसपीडी का वन लाइनर समाप्त करने के बाद उसी प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर ला रहा हूँ, वो भी पूरे साल भर का, उसे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, 2 वीडियो अपलोड है उसी प्लेलिस्ट में, एसपीडी के करंट अफेयर में ही। आप लोग उसे भी जाके देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन 2 राज्यों की गृहभूमि है? तो कोरोमंडल तट है जो किस राज्य के बीच में आते हैं? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों, कोरोमंडल तट किसके बीच? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को कोरोमंडल द्वीप कहते हैं। जैसे यहां से हम यदि ले लें, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो होगा उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ केरल है, केरल और यहाँ से कर्नाटक के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ केरल है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? मलाबार तट। कर्नाटक से केरल के बीच के तट को मलाबार तट कहते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार कर्नाटक से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहा जाता है, कर्नाटक से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के गृहभूमि है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और यहाँ तमिलनाडु के बीच का जो क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा 7 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो एडीबी ने भारत के विकास के अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। एडीबी ने भारत का विकास दर कितना बताया है? तो 6.7%। यदि आपसे पूछे आईएमएफ ने कितना बताया है, तो आईएमएफ में भारत का अनुमान विकास दर 6.3% बताया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, ये आईएमएफ के द्वारा बताया गया है और ये एडीबी के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिक को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिक किससे संबंधित है? देखिए, मिशन अंटार्कटिक है जिसके लिए हरी झंडी दिखाई गई, वो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान टीम का दल है। कहाँ का? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो दार्जिलिंग में पड़ता है, उस टीम के दल को दिखाया गया हरी झंडी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो वो बना था तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। यदि वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य है। दोस्तों, कितना? 28 राज्य है भारत में कुल अभी। ठीक है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि इसमें आपसे झारखंड के बारे में पूछ ले, तो झारखंड के बारे में पूछे कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था, तो झारखंड था जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ है। झारखंड बिहार से अलग हुआ कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। तो झारखंड का यदि आपसे राजधानी पूछे तो कौन है? रांची है झारखंड की राजधानी, रांची। और वहाँ का जो राज्यपाल भी हैं झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन।
सीपी राधाकृष्णन है झारखंड के राज्यपाल, और वहाँ के अभी मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है झारखंड के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड हो गया। यदि उत्तराखंड को हम लोग देखें, उत्तराखंड उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो यदि हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड जो हुआ था 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। और इसकी राजधानी को देखें तो देहरादून, और एक और राजधानी से बनाया गया है उत्तराखंड का, एक गैरसैंण। ये दोनों राजधानी उत्तराखंड का है। और इसके अभी राज्यपाल वर्तमान में देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। सिक्किम को देखते हैं दोस्तों। सिक्किम है जो सिक्किम को देखें, यदि इसमें सिक्किम को देखें तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी, सिक्किम राज्य की स्थापना। ठीक है, सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 75 को हुई थी। और ये भी यहाँ का राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, सिक्किम के मुख्यमंत्री, और राजधानी गंगटोक है। चारों के बारे में बता दें दोस्तों। तो जैसे तेलंगाना देखें, तेलंगाना की फिलहाल में तो 2 जून 2014 में स्थापना हुई है। और इसकी यदि राजधानी देखें तो हैदराबाद। वहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं तेलंगाना के, वो तमिलिसाई सुंदरराजन है। वहाँ के तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना में अभी मुख्यमंत्री हैं अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी है। वहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। सार्क में कितने सदस्य देश थे? देश हैं तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सार्क में कितने सदस्य देश है? तो 8 है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था? सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। 1985 में तब 8 दिसंबर को, इसी 8 को बना देते हैं, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, और सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में जो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में, वो ढाका में हुआ था दोस्तों। बांग्लादेश के ढाका में हुआ था सार्क का पहला शिखर सम्मेलन। और यदि सार्क में देशों को हम कौन कौन देश हैं तो हम देख रहे हैं, सार्क में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क में ये 8 देश शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है दिसंबर 2023 को इंडिया प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? तो हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? मुंबई इंडियंस का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 की ओर। हाल ही दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी को ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? कौन भारतीय खिलाड़ी हैं जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले कौन भारतीय हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये हैं जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारतीय हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों। इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो यदि हम इसे देखें तो आंग्ल मैसूर युद्ध का लड़ाई इस ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम के लड़ाई के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन हुई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किसके साथ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई थी। ठीक है, और संधि कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध का, श्रीरंगपट्टनम का? तो 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का था। इसमें क्या था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था दोस्तों, जिसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों ने कार्नवालिस तथा मैसूर की टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान जो हुई थी, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, और यदि आंग्ल मैसूर युद्ध को देखें 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ था, जिसमें पोटोनवा का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। 1781 में ही हैदर अली को क्या हुई थी? हैदर अली को परास्त किया गया था या हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो हम यदि आंग्ल मैसूर युद्ध को देखें, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, चारों को हम देख लेंगे दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यदि आपसे कहें
तो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था 1767 से 79 ईस्वी में। इसके साथ मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में, सॉरी 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसमें हैदर अली की जीत हुई थी, अंग्रेजों की हार हुई थी, और इसके साथ मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था दोस्तों। इसमें भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु 1781 ईस्वी में हो जाती है। 1781 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके बेटा जो होते हैं टीपू सुल्तान, वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लेते हैं और अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि होता है 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि होता है? मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में होता है दोस्तों, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है। 1792 में कौन सी होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में ही। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसी प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है दोस्तों। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मैं सारे आंग्ल मैसूर युद्ध का वर्णन कर चुका हूं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो कौन से पुरस्कार को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं? तो इसमें यदि देखें हम, भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, परमवीर चक्र राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, शौर्य चक्र राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सबका सब पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कर देखते हैं हम लोग। 10 में दिया गया तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान को यदि हम देखेंगे तो तानसेन सम्मान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत और कला और संगीत के क्षेत्र में किसके द्वारा? महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर तानसेन पुरस्कार किसके दिया जाता है? महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तानसेन पुरस्कार या तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है तानसेन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, और तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न में दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो दिसंबर 2023 तक भारत में रामसरों की संख्या कितनी है? तो 75 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत में रामसर संख्या कितनी है? 75 है। 75 है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अनसुपा झील और तमपारा झील उड़ीसा में रामसर स्थल है। अनसुपा झील और तमपारा झील, यह 74वां और 75वां रामसर स्थल के बारे में दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न में 12 नंबर प्रश्न में दिया गया कौन सी निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी देखें। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी होगा? तो प्रिटोरिया है जो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका के विधायी राजधानी यदि आपसे पूछ ले तो ब्लोम फाउंटेन है जो दक्षिण अफ्रीका की कौन है? विधायी राजधानी है। विधायी राजधानी ब्लोम फाउंटेन है, ठीक है। और जब दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछे तो जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ा नगर। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न में बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। तो 2023 में जाति आधारित जो जनगणना जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा, इसमें बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ बताई गई है। कितना है बिहार की जनसंख्या? 13.07 करोड़ बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बिहार की जन कितना है? तो 13.07 करोड़ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न है देश का दूसरा सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन बनी है? देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन है? तो यदि हम इसे देखें, यह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अडानी समूह की है। ऑप्शन नंबर डी हमारी सही आंसर है। किसका है? तो अडानी समूह का, गौतम अडानी का ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। तो दूसरा सीमेंट कंपनी कौन है देश का सबसे बड़ा? तो वो अडानी समूह का जो सीमेंट कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 15 नंबर
1853 में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूसरी लगभग कितने किलोमीटर तक थी दूरी, दूसरी नहीं दूरी। 1853 में जो बंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी, पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी, उन दोनों के बीच, बंबई से ठाणे के बीच में कितनी दूरी थी, ये प्रश्न पूछा गया। ये 1853 में चलाई गई थी। इन दोनों के बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। कितना? 34, लगभग 34 किलोमीटर थी दूरी। ठीक है। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी दोस्तों। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा के हुगली ईस्ट इंडियन रेलवे के पहले सेक्शन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में चलते हैं। ये 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है। इसमें कहा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को नहीं। तो भारत सरकार के अनुच्छेद 226 है जो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 देता है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार के, और उच्च न्यायालय 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। इसमें कहा गया 32 नंबर प्रश्न में निम्न में प्रधानमंत्री और उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रधानमंत्री दिए गए हैं और उनके कार्यक्रम के बारे में दिया गया है। यदि इसमें देखें पीवी नरसिम्हन राव को देखें, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव, तो इस क्या है, तो 1991 से 92 के बीच में पीवी नरसिम्हन राव थे, 96 के बीच में थे। 1991 से 96 के बीच में पीवी नरसिम्हन राव का कार्यकाल रहा। 91 से 96 के बीच में 5 साल का। ठीक है। 96 पीवी नरसिम्हन राव का कार्यकाल था। ठीक है। तो कब? 1996 तक इनका लास्ट रहा। 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव का। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1996 में प्रथम बार, और फिर 1998 से 99 में प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद 1999 से 2000 के बीच में अटल बिहारी 2004 के बीच में प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी, फिर यदि हम देखें तो पहली बार 1996 में बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। कब बने थे? 1996 में पहली बार बने थे। ठीक है। तो पहली बार का ही हम लोग लेते हैं। एच डी देवगौड़ा जी को देखते हैं। तो एच डी देवगौड़ा 1996 से 97 में प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी के बाद एच डी देवगौड़ा बने थे 96 से 97 में। इनका कितना कार्यकाल था? 1996 से 97। फिर आई जी गुजराल का कार्यकाल 1997 से 98 था दोस्तों। 97 से 98 आई जी गुजराल का कार्यकाल था। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि सबसे पहले कौन आएंगे, तो पीवी नरसिम्हन राव आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, उसके बाद एच डी देवगौड़ा आएंगे, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आएंगे। तो ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 33 नंबर प्रश्न में। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, कथन है और कारण है भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई है। तो इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब की गई है? अनुच्छेद 1978 के अंतर्गत भाग धारा 15 के तहत इंडियन प्रेस काउंसिल की शक्तियों का दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कथन ए सही है। कथन ए सही है। कारण को देखते हैं। समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो एक कथन सही है परंतु कारण गलत है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कथन इसका मुख्य उद्देश्य है समाचार पत्रों की एजेंसियों कार्य प्रणाली में सुधार करना, ये सही है। कारण सही है परंतु कथन गलत है। प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गलत है। 1978 के तहत नहीं, भारतीय प्रेस परिषद 1966 में स्थापित हुआ था। कब? 1966 में, न कि 1978 में। ठीक है। तो 1966 में स्थापना हुई थी। तो कथन गलत है, कारण सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कथन एक गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 में दिया गया है तात्या टोपे उस सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो तात्या टोपे थे जो भारत के 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। कौन से? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे और नाना साहब के साथ मिलकर नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यदि हम देखें तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। और नाना साहब का मूल नाम बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, और उनका मूल नाम धोंधू पंत था। नाना साहब का मूल नाम था धोंधू पंत।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 35 में चलें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो हिंदुओं का निकाय किसने कहा है भारतीय संविधान को? तो भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय लॉर्ड विंसकॉन्ट ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लॉर्ड विंसकॉन्ट ने भारतीय संविधान का हिंदुओं का निकाय कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न में। 36 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा यदि हम देखें इसमें तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है, जो भारत का अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही आता है जीएसटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर को मंजूरी मिली थी दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्राज्यीय सौदे पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी के तहत सामान्यतः कितना? सामान्यतः 5 स्लैब है जीएसटी के तहत। एक 0%, एक 5%, एक 12%, 18% और 28%। जीएसटी सर्वप्रथम 1854 में फ्रांस में लागू किए गए थे। कहाँ लागू किए गए थे पहली बार? तो जीएसटी पहली बार 1854 में फ्रांस में लागू किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर हम देखें सब अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो जयंतिया, खासी और गारो ये तीनों मेघालय में स्थित पहाड़ी है, जबकि जवाड़ी है जो मेघालय में स्थित पहाड़ी नहीं है। जवाड़ी मेघालय में स्थित पहाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। जवाड़ी पहाड़ी की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जवाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु में स्थित पहाड़ी है जवाड़ी। इस पहाड़ी पर चंदन के जंगल मिलते हैं। तमिलनाडु में जवाड़ी पहाड़ी पर कौन से जंगल मिलते हैं? तो चंदन के जंगल मिलते हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति के नाम पर रखे गए हैं। पठारी का नाम, पहाड़ी का नाम रखा गया गारो, खासी, जयंतिया। इन पहाड़ी पर गारो नामक जनजाति, खासी नामक जनजाति और जयंतिया नामक जनजाति पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। जयंतिया तथा मिक्किर आदि पहाड़ियां अवस्थित है। ठीक है, कहाँ? तो पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर को हम देखें तो हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यदि आपसे सबसे बड़ा महासागर पूछ ले, सबसे बड़ा कौन है? तो प्रशांत महासागर पहले स्थान पर है। उसके बाद अंटार्कटिक महासागर दूसरे स्थान पर है। उसके बाद हिंद महासागर तीसरे स्थान पर। हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और यदि हम देखें हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है। भारत की लंबी तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। भारत की लंबी तटरेखा किस महासागर से जुड़ी हुई है? तो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर पृथ्वी का 1/6वां भाग समाहित किए हुए है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर, यह प्रशांत महासागर का आधा है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न में, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारत का जो उत्तरी मैदान है, यदि हम देखें भारत का उत्तरी मैदान को हम यदि देखें दोस्तों, तो ये जो है एक नमूना बना लेता हूँ। ये जो उत्तरी मैदान है भारत का, ये पूरी कौन सी क्षेत्र से बना हुआ है? ये पूरा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बनी हुई है। ये पूरी मैदान जो भारत का क्षेत्र है वो पूरे जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा जो ला करके काट के जो लाई गई मिट्टी से बनी हुई है, इसलिए उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है भारत का उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं की बिक्री शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अंतिम वस्तुओं की बिक्री शामिल होता है सकल घरेलू उत्पाद में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 41 की ओर। इसमें दिया गया व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कौन नहीं है? तो सार्वजनिक परिवहन व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन महत्वपूर्ण है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए? तो सामाजिक समानता होनी चाहिए,
सामंजस्य होनी चाहिए और सार्वजनिक सफाई होनी चाहिए व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन परिवहन ना भी हो तो भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 42 की ओर। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक गति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक गति की घोषणा 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर होगा। 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक गति की अवधारणा घोषित की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। और उस समय केंद्रीय मंत्री कौन थे? औद्योगिक केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उस समय केंद्रीय मंत्री औद्योगिक केंद्रीय मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा किया गया था। तो देश में दूसरी औद्योगिक नीति कब जारी किया गया था? इस पूछ लिया जाए दूसरी औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? तो 1956 में देश में दूसरी औद्योगिक नीति जारी की गई थी। और 1951 में देश में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति की घोषणा की गई थी। एलपीजी का घोषणा की गई थी 1991 में, एलपीजी की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। 1948 में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो भू बंदोबस्ती के लिए अस्थायी प्रणाली है किसके द्वारा लागू किया गया है? तो अस्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अस्थायी बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, 1793 ईस्वी में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक, और अस्थायी बंदोबस्ती भू राजस्व का 89% ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। और यह व्यवस्था बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, बनारस तथा मद्रास के कुछ क्षेत्रों में व्यवस्थित था दोस्तों। और इस व्यवस्था में तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भू बंदोबस्ती लागू किया गया था। लेकिन सर जॉन शोर थे जो भू बंदोबस्ती की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन शोर थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत। और यह एक संवैधानिक निकाय है, अर्धन्यायिक कार्य करता है वित्त आयोग। अर्धन्यायिक और वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति सलाहकारी होती है और इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। तो वित्त आयोग की सलाह भारत सरकार तब मानने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कोई बाध्यकारी कारण ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 45 में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो घोड़े से गिरकर हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान थे। वो सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में 61 में कह रहा है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो वो कौन सा राज्य जहां गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो गेहूं की प्रचुर मात्रा में यदि हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक पंजाब में होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो वह होता है कहाँ? वो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन सबसे अधिक होता है। और हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। गेहूं कैसा फसल है? तो रबी फसल है दोस्तों। गेहूं को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल कौन है? तो खाद्य फसल गेहूं है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है और दूसरा खाद्य फसल भारत का मुख्य कौन? गेहूं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं का पर्यवेक्षक करने की शक्ति देता है? तो चुनाव आयोग को कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक करने की शक्ति देता है संसद और राज्य के लिए? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के संसद और राज्य के विधानसभाओं को चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि देखें अनुच्छेद 214 में क्या है? अनुच्छेद 214
तो इसमें उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का किया था, जबकि अनुच्छेद 314 के अंतर्गत सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए किया गया अनुच्छेद 314 के तहत। अनुच्छेद 341 और 42 को देखें। अनुच्छेद 341-42 में प्रावधान के तहत राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्धारण की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 341-42 और अनुच्छेद 343 में क्या है, तो राजभाषा को लेकर। और 341-42 में राष्ट्रपति के आदेश पर ही कौन अनुसूचित जाति है और कौन जनजाति है इसका निर्धारण किया जाता है, अनुच्छेद 341 से 342 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 में, भारतीय संविधान भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? जो भारत और बांग्लादेश की भूमि का सीमा समझौता हुआ था वो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था? तो वह 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि 99वां संविधान संशोधन को देखें तो 99वां संविधान संशोधन है जो आपको किस समय 2014 में आया था। तो वो जो कॉलेजियम प्रणाली जो लाया गया था, 99वां संविधान संशोधन, वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए जो विधि लाया गया था वो था उसमें 99वां संविधान संशोधन, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया 99वां संविधान संशोधन को। तो 99वें संविधान संशोधन को देखिए, 100वां संविधान संशोधन को देखिए, 101वां संविधान संशोधन को देखिए दोस्तों, जो 16 में आया था 2016 में। तो 101वां संविधान संशोधन है जो 2016 में आया था, ये जीएसटी से संबंधित था दोस्तों। जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के तहत। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न 2015 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है? 64 नंबर प्रश्न में, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब में पारित किया गया था? भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम है जो कब पारित किया गया था? तो भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम वर्ष 1949 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1949 में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 में भारत के सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। 16 मार्च 1949 में लागू किया गया था इस अधिनियम को। आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने की शक्ति देता है दोस्तों। लाइसेंस देने की शक्ति किसके पास है? आरबीआई को है। तो मेरा आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा डी, मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 65 में, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक की पद्धति सबसे पहले चीन में शुरू की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चीन में शुरू की गई थी वुड्स ब्लॉक छपाई की पद्धति। कहाँ? चीन से स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। यदि आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में यदि आपसे पूछ ले तो 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। किसके तहत? सुगौली की संधि के तहत। सुगौली की संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल तथा शिमला जैसे स्थान मिले थे तथा सिक्किम को स्वतंत्र राज्य का घोषणा कर दिया गया था सुगौली की संधि के तहत ही। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वुड ब्लॉक छपाई चीन पहले स्थान पर है। पहला कहाँ विकास हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 66 में। इसमें दिया गया चीन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस पर की गई थी? तो चीन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन थे और चीन के गणराज्य की स्थापना की गई थी उसके बाद? तो वो किंग राजवंश 1911 थे। जो 1911 में किंग राजवंश थे, जो चीन का अंतिम राजवंश थे। चीन का अंतिम राजवंश थे। और ये उसके बाद चीन में क्या कर दिया गया? तो वहां उसके बाद चीन को गणराज्य घोषित कर दिया गया। गणराज्य की स्थापना कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चीन के कुछ राजाओं के जब देखें हम तो वर्ष 1905 में sun यat-sen ने तुंग मेंग दल की स्थापना की थी। ठीक है। तुंग मेंग दल की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य चीन में किंग राजवंश यानी मंचू वंश के शासक को समाप्त करना था। मिंग राजवंश ने 1368 से 1644 ईस्वी तक शासन किया था। चीन में कौन था? एगो मिंग नामक राजवंश थे जो 1368 से 1644 ईस्वी तक शासन किया चीन में। फिर युआन राजवंश जो चीन का थे, युआन राजवंश, मिंग राजवंश का हमने देख लिया। युआन राजवंश को यदि देखें तो युआन राजवंश है जो कहाँ तक शासन किए हैं? तो 1279 से लेकर 1368 ईस्वी तक चीन में शासन किया युआन राजवंश। किंग राजवंश 1644 से लेकर के 1911 तक चीन में शासन किए हैं किंग राजवंश। तो ये तीन राजवंश के नाम के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 67 में अबू धाबी किस देश की राजधानी है? यदि हम इसे देखें दोस्तों तो अबू धाबी है जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अबू धाबी की मुद्रा यदि हम देखें तो दिरहम है।
यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम है यूएई की मुद्रा। और वर्ष 1971 में प्रथम 6 रियासत को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात नाम दिया गया था उसे, 6 राज्यों 6 रियासतों को मिलाकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखिए, इटली की राजधानी क्या है? तो रोम। इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है दोस्तों। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 68 में कहा गया है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 73वें संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें पंचायतों को स्वायत्त शासी की स्थापना संस्था स्वीकार किया गया है। बिल्कुल सही है, पंचायतों को स्वायत्त शासी को स्थापित की गई है। ठीक है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की स्थापना स्वीकार किया गया है। तो इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की स्थापना स्वीकार किया गया है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो तो ये क्या होगा 68 में? 68 में क्या होगा? तो किसका है? 73वां संविधान संशोधन के बारे में कह रहा है। तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था को स्वीकार किया गया। केवल सी हमारा सही आंसर होगा। और यदि हम देखें, शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई थी कब? 74वां संविधान संशोधन के तहत। शहर में 74वां संविधान संशोधन के तहत और गाँव में पंचायतों को 73वां संविधान के तहत। तो केवल सी मेरा सही आंसर होगा। केवल एक कथन सही है 73वां संविधान संशोधन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 69 में कहा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड डोमाल मॉडल था दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और हेराल्ड डोमाल मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शुरू हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना। और प्रथम योजना के अंतर्गत मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई था। पंचवर्षीय योजना का कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना और उसका उद्देश्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो काफी प्रश्न उससे पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। पहली पंचवर्षीय योजना से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना में यदि आपसे पूछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण योजना एवं समानता से विकास। इसमें प्रश्न पूछ देगा न्यायपूर्ण योजना और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य था? तो वह 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, और यदि हम देखें 10वीं पंचवर्षीय योजना, देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास का जो प्रावधान दिए गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों। तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, तीव्र अधिक एवं समावेशी एवं धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना दिया गया था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। यदि महालनोबिस मॉडल आया था कब? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल आया था। पीसी महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। महालनोबिस दूसरे पंचवर्षीय योजना। इसके साथ ही नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 69 का 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्थान के प्रतिस्थापित करने के लिए किया है? तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके भारत सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का प्रावधान लाया गया है और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। योजना एक संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि आप लोग दोस्तों पूरे संविधान को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न को हम घटनाचक्र बुक से लिए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर प्रश्न पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको भारतीय संविधान से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें पूरी संविधान चैप्टर वाइज मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। आप उसे पढ़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, और उससे आप बहुत चीज सीख सकते हैं। और उसी तरह भारतीय इतिहास का भी प्रश्न मैं लाया हूँ। भारतीय इतिहास का भी वो भी चैप्टर वाइज, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री और मध्य हिस्ट्री सभी को मैं लाया हूँ दोस्तों। वो भी चैप्टर वाइज है, वो भी वीडियो अपलोड है। आधुनिक वो भारतीय इतिहास से संबंधित करके तीनों अलग अलग लिस्ट में शामिल है दोस्तों। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसे भी देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें दोस्तों। वो भी घटनाचक्र बुक से है। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न को, किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? ग्राम पंचायत और पंचायत को संवैधानिक दर्जा
किस समिति के आधार पर हुआ है? तो इन्हें संवैधानिक दर्जा सिंधवी समिति की सिफारिश पर हुआ है। सिंधवी समिति के एलवी सिंधवी समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और यह सिफारिश 1986 में किया गया था। एल एम सिंधवी ने 1986 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत हुआ और किस समिति के तहत? संवैधानिक समिति सिंधवी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 में है, केंद्र सरकार ने लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो? भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो तो केंद्र सरकार ने लघु बचत में कितना वृद्धि की है? लघु बचत योजना में कितना वृद्धि की है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता पैदा हो? तो वो 0.3% की बढ़ोतरी की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न में, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो ब्रेल प्रणाली है जो किस पर आधारित है? ब्रेल प्रणाली है जो बिंदुओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल प्रणाली। ब्रेल पद्धति एक तरह का लिपि है जिसका आविष्कार 1821 ईस्वी में फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। दोस्तों कब? 1821 ईस्वी में फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि में प्रत्येक आयताकार सेल खंड में 6 बिंदु 6 डॉट्स होते हैं और इस बिंदुओं को अलग अलग आकार में 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है और ब्रेल लिपि से ब्रेल लिपि से विश्व 1824 ईस्वी में परिचित हुआ था। विश्व कब परिचित हुआ था? 1824 ईस्वी में ब्रेल लिपि से विश्व परिचित हुआ था और 4 जनवरी से को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ही ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 64 में, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस है। यदि हम इस देखें, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। दोस्तों 34 किलोमीटर चलाई गई थी। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन। ठीक है, DFCCIL का फुल फॉर्म क्या होगा? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यदि हम देखें, इसमें भारत के प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रेन भारत में पहली बार कब चलाई गई थी? तो 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो बड़ोदरा में भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है। तो इतना कुछ पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों जो काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वंदे भारत एक्सप्रेस इंजन रहित ट्रेन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 75 में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस संगठन का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1967 में हुआ था इसकी स्थापना। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी बौद्धिक संपदा संगठन की और वर्तमान में कुल 191 देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट एजेंसियों में से एक है दोस्तों। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है बौद्धिक संपदा का? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 91 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। फिर 91 नंबर में दिया हुआ है, लोक नृत्य और राज्य के युग्म को कौन सा सम्मिलित नहीं करता है? कौन सा लोक नृत्य कहाँ है और कौन सा कहाँ है ये सम्मिलित नहीं है, सो हमसे पूछा है। यदि हम देखें, तमाशा महाराष्ट्र में लोक नृत्य है, ये सही है। और बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, ये भी सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, ये भी सही है। झूमर हरियाणा का लोक नृत्य, ये गलत है दोस्तों। झूमर हरियाणा का नहीं है। तो हमसे पूछा है कौन सम्मिलित नहीं करता है? तो झूमर है जो हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित नहीं करता। झूमर है जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य में आता है झूमर। और झूमर काफी प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, झूमर नृत्य फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न में, इसमें कहा गया है, अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर कहलाता है। फोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया कहलाता है। नोमोफोबिया कहलाता है। अपने मोबाइल फोन का ना पहुंचने यानी एक्सेस खोने का डर नोमोफोबिया कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर है। जल से जो जल्दी डर लगता है उसको तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जल से जो डरता है उसे हाइड्रोफोबिया। फूल से जो डरता है उसको एंथोफोबिया कहते हैं। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है, यानी डर है। सीनोफोबिया वाले व्यक्ति को कुत्ता से डर लगता है दोस्तों। सीनोफोबिया वाला व्यक्ति किससे डरता है? कुत्ता से डरता है। और मोनोफोबिया वाले व्यक्ति को अकेले से डर लगता है, अकेलापन से डर होता है मोनोफोबिया नामक व्यक्ति को। मोनोफोबिया या ऑटोफोबिया भी कहते हैं, मोनोफोबिया को ही ऑटोफोबिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 93 नंबर प्रश्न में। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो सत्यजीत रे ने कौन सा चलचित्र सबसे पहले निर्देशित किए थे? तो सत्यजीत रे ने पंथेर पंचाली को सबसे पहले निर्देशित किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सत्यजीत रे ने पंथेर पंचाली का सर्वप्रथम निर्देशित किए थे। सत्यजीत रे पश्चिम बंगाल के फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक थे। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। विशेष ऑस्कर पुरस्कार सत्यजीत रे को दिया गया था वर्ष 1992 में। सबसे पहला किसका निर्देशन किए थे वो? तो पंथेर पंचाली को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न में दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दीपा कर्माकर है जो जिम्नास्ट से जुड़ी हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट खेल से जुड़ी हुई है। और कहाँ की है? त्रिपुरा की रहने वाली है दीपा कर्माकर। कहाँ की रहने वाली है? तो त्रिपुरा की रहने वाली है दीपा कर्माकर। बैडमिंटन से देखें तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 95 में कहा जा रहा है धम्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन है जो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो सारनाथ के लुम्बिनी नामक स्थान, सॉरी सारनाथ के लुम्बिनी नहीं, सारनाथ में ही धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत की गई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसी स्थान से कोई धर्म चक्र प्रवर्तन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। बुद्ध को राजगीर पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया था। कौन किसने स्वागत किया था? ठीक है, यदि लुम्बिनी देखें तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोध गया देखें उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित से किन युग्म की एक ही एसआई है? कौन सा युग्म की एक ही एसआई है? तो देखिए कार्य और ऊर्जा का एसआई समान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कार्य और ऊर्जा की एसआई मात्रक समान है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, दोनों का एसआई मात्रक समान है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही आंसर है। यदि हम देखें बल का क्या होता है? न्यूटन होता है एसआई मात्रक, बल का न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है दोस्तों। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और बल का न्यूटन होता है। ठीक है, बल का न्यूटन होता है। और श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पॉइज होता है, पॉइजिकल होता है श्यानता का। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 97 में निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा ठोस है जो विद्युत का चालक नहीं है? उसमें विद्युत का चालक होता नहीं है। तो I2S और H2S ठोस है जो विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का कुचालक है। तो कौन होगा? सी और डी। किसमें है? सी और डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 98 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय मेमोरी के बारे में गलत है? तो द्वितीयक मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है। द्वितीय मेमोरी के बारे में, द्वितीय मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कहा जा रहा है कौन कौन सही है सो देख लेते हैं। तो बिजली ना होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है द्वितीय मेमोरी में। कंप्यूटर द्वितीय मेमोरी के बिना चल सकता है, ये भी सही है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय मेमोरी को बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। उसकी कुछ और व्यवस्था है। कंप्यूटर द्वितीय मेमोरी के बिना भी चलेगा। द्वितीय मेमोरी बिजली ना होने पर भी वो डाटा को संग्रहित करता है। और द्वितीय मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, उपकरण को एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है, ये भी एक विशेषता है। और द्वितीय मेमोरी अधिक मात्रा में डाटा, प्रोग्राम व सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सही नहीं है? यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है। 99 में लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? पीबी। लेड का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एमएन किसका रासायनिक प्रतीक है? तो मैग्नीज का रासायनिक प्रतीक एमएन है। एफी लोहा का रासायनिक प्रतीक है। और जेडएन जिंक का रासायनिक प्रतीक है। एल्युमिनियम का एल होता है दोस्तों। कॉपर का सीयू होता है। क्रोमियम का सीआर होता है। निकल का एनआई होता है। कोबाल्ट का सीओ होता है। कुछ रासायनिक प्रतीक मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न में रक्त समूह की खोज किसने की थी? यदि रक्त समूह को देखें तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम कुछ और चीज को देखें तो स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया था? तो लेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज किया है। टीबी चिकित्सा की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया है? तो वैक्समैन ने। हृदय प्रत्यारोपण, विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया है? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया है। यदि भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया है? वेणुगोपाल ने हृदय प्रत्यारोपण। सल्फा ड्रग्स का खोज किसने किया है? जी दुमाग ने। डीडीटी की खोज किसने किया है? डॉक्टर पॉल मुल्लर ने डीडीटी की खोज किया है। तो यदि हम देखें इसका, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 101 की ओर चलते हैं। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण यानी फॉर्मुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसन का अनुमान लगाया था? तो किस वर्ष बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो ये कौन सा बोस आइंस्टीन ने कब दिए थे? सत्येंद्र नाथ बोस ने कब दिए थे क्वांटम सूत्रधार? किस वर्ष दिए थे? तो वह वर्ष था 1924 में दिया गया था। ये चौथी अवस्था है प्लाज्मा की। ठीक है, अब ये बोस आइंस्टीन है जो उच्चतम ताप पर पाया जाता है। बोस आइंस्टीन क्या है? उच्चतम ताप पर पाया जाता है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था है जो बोस आइंस्टीन अवस्था को कहते हैं। पदार्थ का कौन सा पांचवी अवस्था है? पांचवी अवस्था में पाया जाता है। ये कब दिया गया था? 1924 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रीलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? गूगल सर्च इंजन में जो करेंट पेज है उसको रीलोड करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो फंक्शन की 5 को टैप करने के बाद वो रिलोड हो जाता है करेंट पेज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि और फंक्शन F1 को देखें तो हेल्प के ऑप्शन को ओपन करने के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। F2 को एड्रेस को चेंज या एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। और F3 का प्रयोग होता है टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है। F3 को टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है दोस्तों। और F6 का प्रयोग एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 103 की ओर, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जी होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई माना जाता है। तो रेडियोधर्मी को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है? तो क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रेडियोधर्मी को क्यूरी नामक इकाई से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई को बैकलर कहते हैं। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या कहते हैं? बैकलर कहते हैं। एक बैकलर बराबर 1 विघटन इकाई पर सेकंड होता है। रेडियो सक्रियता को रदरफोर्ड द्वारा भी मापा जाता है और एक रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 होता है और एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुना 10⁻10 विघटन पर सेकंड होता है। यदि हम देखें शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है दोस्तों। वाट किसका एसआई मात्रक है? शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, और पास्कल दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। एम्पियर धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 104 की ओर। 104 में है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश कहा जा रहा है, कौन सही नहीं है ये पूछा है। तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित रहता है, ये भी सही है। यह सदैव पृथ्वी से दूर होता है, ये गलत है सरल रेखीय में। और इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 104 की ओर, 105 की ओर। 105 में निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो विशिष्ट समुद्री जीव कौन होते हैं जो मुक्त जीवन जीते हैं? कौन से संघ के होते हैं वो? तो यदि इसमें हम देखें तो वो इकाइनोडर्मेडा संघ के होते हैं। इकाइनोडर्मेडा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इकाइनोडर्मेडा संघ के होते हैं जो मुक्त जीवन जीते हैं, समुद्री जीवन जीते हैं, जीव होते हैं इकाइनोडर्मेडा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 121 की ओर। 121 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया से संबंधित है? तो सिकल सेल एनीमिया से कौन सा संबंध है? तो सिकल सेल एनीमिया से है इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। कथन संबंधित है। यह एक आणविक रोग है, ये भी सही है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सबका सब सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 123 की ओर। निम्नलिखित में से
एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है, तो एक अम्ल और क्षार के बीच समानता किसमें होता है? तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर सी इन दोनों की मेन समानता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 124 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या करता है? तो वह कोई कार्य नहीं करता है। मनुष्य एक दीवार को धकेलता है और कोई काम और दीवार कोई विस्थापित नहीं होता, इधर टस से मस नहीं होता दीवार, तो इसका मतलब है कि कार्य उसने कुछ नहीं किया है। तो कार्य का इसका निकालने के लिए क्या है? W बराबर एफ एस फार्मूला पर रख दीजिए। W बराबर एफ एस नामक फार्मूला पर रखिए, आपका इसका कार्य निकल जाएगा। क्या वर्क किया है, क्या कार्य किया है? तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा रखिए। एफ एस कॉस थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जैसे ही देंगे तो 0 हो जाएगा, तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो उसने कार्य क्या किया? शून्य किया। विस्थापन क्या हुआ? उसका शून्य हुआ। बल एवं विस्थापन एक दूसरे का लंबवत होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 125 की ओर। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इफेड्रा पौधे को अनावृति पौधे के बीच वर्गीकृत किया गया है। किसके बीच? अनावृति पौधों के बीच वर्गीकृत किया गया है इफेड्रा पौधों को, ठीक है। तो अनावृति पौधों के बीच वर्गीकृत किया गया है। अनावृति पौधे अर्थात जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे को कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता उन्हें अनावृति पौधे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 126 की ओर। 26 में कहा गया दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो वो कौन सा दर्पण होता है जो उस छवि को निर्मित करता है? तो वो समतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। समतल दर्पण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 127 की ओर। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, सो हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए में है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों, या तो विद्युत या तो चुंबकीय। तो गतिशील विद्युत आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 128 की ओर। 128 में दिया गया है कि स्तनपाइयों में क्या विशेषता है? ये प्रश्न पूछा है। तो स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। सही है, बालों के साथ स्तनपाइयों में ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 129 की ओर। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक है व अपचायक दोनों है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 130 की ओर। निम्नलिखित में किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया गया है? किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया गया है? तो सटीवा को अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 131 की ओर। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो महासागर के तापीय ऊर्जा का कारण है, क्या कारण है? तो महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापमान में अंतर के कारण महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 132 की ओर। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। डायोप्टर, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण किया जाता है? NaCl और NH4Cl के विधि को मिश्रण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया करते हैं? तो ऊर्ध्वापातन विधि से दोनों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर ऊर्ध्वापातन। 134 में चलते हैं। प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? कृषि है, पादप है, कुछ पौधे हैं जो अपने प्राकृतिक आवास में है वहां से निकालकर दूसरे स्थान पर उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे पुनर्स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उस प्रक्रिया को पुनर्स्थापित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है। एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से ऑरलॉन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या होता है? ऑरलॉन प्राप्त होता है। यह कम भार वाला मुलायम गर्म ऊन का कृत्रिम प्ररूप है। यह ऑरलॉन क्या है? तो कृत्रिम प्ररूप है। जो एक प्रकार का ऊन है, वह कम भार होता है और मुलायम होता है और गर्म काफी लगता है। यह कृत्रिम ऊन है ऑरलॉन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। इससे मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो दे सकूं और रेगुलर मैं करने का कोशिश करूंगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।